इसके पास आएगा और इसको कहेगा भागो यहाँ से। अब बी वाला बेचारा ऐसे ही कमजोर है, कुछ बोल पाएगा? कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा ठीक है भैया हम जा रहे हैं भाई, आप है महाबली आदमी, है ना, बाहुबली आदमी। तो यहाँ से बी हट जाएगा और बी यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो हटने बोला अरे मानते हैं कमजोर हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं भाई, तुम्हारे लिए हम बहुत ताकतवर हैं, है ना, मतलब ऊपर वाले सब हटा दिए, इसका मतलब क्या तुम ही लाइन में आ गए हमको हटाने के लिए, तुरंत उनको मार के भगा देगा, फिर कॉपर बाबू उनको हटा नहीं पाएंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों, प्रिंस 1 क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का केमिस्ट्री का जितने भी हमारे पास चैप्टर्स है ना, उन सारे चैप्टर में जो भी रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को एक ही वीडियो में पूरा कवरअप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम आपको क्या कराए थे, फिजिक्स के सारे फॉर्मूला ऐसे कराए थे कि एक ही क्लास में हम लोग फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे सबका फॉर्मूला हम लोग लिख लिए थे। वैसे ही केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, रिएक्शन। यदि आपका कमांड रिएक्शन पे है तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में पर्टिकुलरली जो हमारे पास केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है ना, पहला क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस सॉल्ट, तीसरा मेटल नॉन मेटल और चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन चारों चैप्टर को हम बढ़िया से हम देख लेंगे कि चारों चैप्टर में क्या क्या रिएक्शन है। और उम्मीद मानिए एक बार आप एक क्लास देखने के बाद आपको सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हाँ आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम मेटलर्जी हो गया या फिर मेटल नॉन मेटल हो गया या फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड में जितने भी रिएक्शन हैं सबको काफी अच्छे से इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर 1 की। यदि आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा क्या है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेटल नॉन मेटल के अंदर ही आता है मेटलर्जी, और मेटलर्जी में केवल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो हम मेटलर्जी भी जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेटलर्जी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। यदि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यदि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे तो ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए क्या लिखा है, कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट दें तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये आप बात जरूर याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा यहाँ से हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट। और जिस रिएक्शन से हीट निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है? दो टाइप के और रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो याद रखिएगा जहां से हीट बाहर निकलता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक में आता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक की नेचर होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ से हीट हमेशा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ रिएक्शन है। सबसे पहला मोस्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्या कि देखिए यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जब पानी वाटर से रिएक्शन होता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ा, दो जुड़ा और एक प्रोडक्ट मिल गया, और साथ में यहाँ क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? हीट। तो देखिए आपको नहीं लग रहा है कि यही बात है? कहाँ गया? ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ा, एक प्रोडक्ट मिला और साथ में हीट मिल गया। ठीक, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अच्छा ये स्लैग्ड लाइम क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? चूना पानी या चूना, है ना। इसी को हम लोग जब दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग जब किया जाता है तो होता क्या है मालूम है? ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या करता है? धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, है ना।
और आपकी जानकारी के लिए बता दी, इसी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, उसके अंदर एक चमक पैदा करता है। और यही कारण है कि जब आपके घर में पेंट होता है या पुट्टी होता है तो कुछ समय बाद उसमें एक शाइनिंग आ जाती है। शाइनिंग का कारण ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, देखिए इसी बात को यहाँ इस वाले रिएक्शन में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए क्या कि ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, H2O से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO2 से रिएक्शन किया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये क्या बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाया है। ठीक है, अब यही कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, इसके बारे में क्या है जरा ध्यान से देखिए कि दिस प्रोसेस गिव्स व्हाइट शाइनी अपीयरेंस। समझ में आ रहा है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी के कारण व्हाइट और शाइनी अपीयरेंस हमको दिखाई देता है। कहां पे, तो ऑन द वॉल ऑफ हाउस इट इज कॉल्ड व्हाइट वॉशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ये 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, आपको ही मालूम है कि जैसे ही आप पेंट करा देंगे या जैसे ही चूना पत्थर जो भी करा देंगे, पुट्टी लगवा देंगे, उसके 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती है। क्यों, क्योंकि CO2 धीरे धीरे एटमॉस्फेयर वाला क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। ठीक है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाया है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या था, जरा ध्यान से देखिए, रिकॉल कराएं। कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर एक रिएक्टेंट और साथ में हीट दे रहा था, ये था कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सब्सटेंस टूटेगा और क्या करेगा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। जैसे एक रिएक्टेंट, ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब आप यही सोच के बताइए, क्या कोई भी ऑटोमेटिक टूट जाता है क्या? भाई किसी चीज को तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ए है ना, ये टूट रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ दूसरा फैक्टर काम किया है तभी टूटा है, नहीं तो ये कभी टूटता नहीं। समझ में आ रहा है? अब कहने का मतलब क्या है, यदि आप मान लीजिए कोई भी सामान है, जनरली यदि बात किया जाए कि मान लीजिए कोई ईंटी है ना, धीरे धीरे मान लीजिए ईंटा आपका टूट रहा है, तो क्या ऑटोमेटिक टूट रहा है? नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं टूट रहा है, उस पे एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अपना रिएक्शन दिखा रहा है, तब जाकर धीरे धीरे टूट रहा है ना। एटमॉस्फेयर में जो लाइट है, लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, वो गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। वैसे यहाँ पे है, ये ऑटोमेटिक कभी नहीं टूटेगा, तो फिर ये कैसे टूटेगा? तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग अपने पास से क्या देते हैं, अपने पास से एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को यदि हम अपने पास से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, तो जैसे इसको एनर्जी देंगे ये तुरंत क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये कि कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके एक बनाया, ये एक टूट के 2 बनाया। ठीक है, अब यहाँ अपने पास से एनर्जी दिए हैं, तो याद रखिएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आपको यहीं से समझ में आ गया, यदि एग्जाम में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सब एक्सोथर्मिक होते हैं, और जितने भी हमारे पास डिकम्पोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कौन कौन सा दे सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, हम क्या बताए हैं कि A प्लस एनर्जी है ना, ए कोई भी रिएक्टेंट था, हमने इसको एनर्जी दिया, और ये मान लेते हैं B प्लस सी में टूट गया। किस में टूट गया? B प्लस सी में टूट गया। तो अब ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, ये जो एनर्जी दिया जा रहा है, ये एनर्जी 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। जरा ध्यान से देखिए कौन कौन से। ठीक है, ये एनर्जी 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता हो कि ये जो एनर्जी हो, ये हमने हीट के फॉर्म में दिया हो। हीट मतलब हमने इसको हीट दिया है और ये गर्मी पाके ऑटोमेटिक टूट गया है। ठीक है, दूसरा हो सकता हो कि इसको हमने करंट दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी दिया हो। क्या दिया हो? इलेक्ट्रिसिटी दिया हो। ठीक है, पहला हीट दिया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी दिया, और तीसरा हो सकता हो कि इसको हमने लाइट दिया हो, है ना। ठीक है,
तो ये 3 टाइप की एनर्जी जब इसको हम देते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक, अब यही हम आपको बता दें, ये 3 टाइप को जो हीट दिया जाता है, इसी की बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिया गया है। यदि हीट दिया गया है तो क्या नाम होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या होगा, लाइट देंगे तो क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि हीट दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यदि हीट के कारण कोई भी डिकम्पोजिशन हुआ है तो क्या कहलाएगा, थर्मल। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और यदि लाइट के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। अब इसमें सबसे पहला हम थर्मल देख लेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस देख लेंगे, फिर फोटो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये तीनों किसके हैं, तो थर्मल के हैं। देखिए यहाँ पे हीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है और यहाँ भी हीट है। ठीक, और यहीं पे लिखा है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें 3 रिएक्शन है और ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे देता है, एग्जाम में क्या करेगा, किसी को एक्स मान लेगा, बोलेगा कि यदि हम एक्स को हीट कर रहे हैं तो हमको ये मिला, इसको वाई मिल बोल देगा, और साथ में कुछ हमको हिंट दे देगा, बोलेगा बताइए एक्स वाई क्या है। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोला जाता है। ठीक है, इसको जब हीट किया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब देखिए एक रिएक्टेंट टूटा, 2 प्रोडक्ट में थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, वैसे हमारे पास यहाँ फेरस सल्फेट है, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारे पास लास्ट है यहाँ पे लेड नाइट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट ये लेड नाइट्रेट का है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लेड नाइट्रेट टूटेगा तो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है तो समझिएगा क्यों होता है, क्योंकि बोलता है कि जो हमारे पास लेड नाइट्रेट है ना, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है तो जो लेड मोनोऑक्साइड आता है ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का। और जो लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो मालूम है क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई एक्स सब्सटेंस कलरलेस है, जब उसको हीट किया जाता है तो वाई और जेड में टूट जाता है, साथ में ऑक्सीजन देता है। वाई और जेड का कलर एक का येलो है, एक का हमारे पास ब्राउन है। तो पूछता है कि बताइए एक्स वाई जेड क्या है। समझ में आया। तो बस आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये भी है, जरा ध्यान से देखिए। जो हमारे पास फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है। कितने किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। जब इसको हीट किया जाता है ना तो ये जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। ठीक, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कहने का मतलब पहले ये ग्रीन का था, अब कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। जरा ध्यान से देख लीजिए इसको, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए ये पहले किस कलर का है, ग्रीन कलर का है ना। अब ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये हो गया ग्रीन कलर का हमारा। ठीक है, चेंजेस इनटू ब्राउन कलर, ये किस कलर में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसके कारण। ठीक, इसके अलावा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी था। तो a smell of burning of sulfur is obtained in this reaction. One substance is splitting up into the 3 substances, so this is a decomposition reaction. ठीक है, कहने का मतलब कि हमारे पास जो एक रिएक्शन था, जो एक था हमारे पास, ये जो फेरस सल्फेट है ये किस में टूटा है, 1 में, 2 में, 3 में। ये 3 में टूटा है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है और यहाँ हीट दिया गया है। ठीक है, ये कलर ग्रीन था, ये कलर कैसा है, ब्राउन है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए लेड वाले का।
लेड नाइट्रेट दिखाई दे रहा है, शुरुआत में देखिए कलरलेस है ना, लेकिन इसको जैसे ही हीट किए हैं तो लेड ऑक्साइड, जो लेड मोनोऑक्साइड है देखिए येलो कलर का है ना, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है देखिए ब्राउन कलर का यहाँ से निकल रहा है, और साथ में ऑक्सीजन है। तो ये भी कितने में टूटा है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 3 प्रोडक्ट by using heat, that's the reason it is known as thermal decomposition। समझ में आया? तो इसीलिए हम बोले हैं, देखिए जहां पर भी कलर चेंज होता है वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी को एक्स वाई जेड मान के एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक, तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तुरंत तो दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी। ध्यान रखिए, पानी को जैसे ही हम लोग करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ये सोडियम और क्लोरीन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए याद रखिएगा हम दो रॉड का इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम होता है एनोड और एक का नाम होता है कैथोड। ये हम अभी आपको क्यों बता दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी जब हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में आएंगे और वहां इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमको वापस से पढ़ना है, यदि हम यही जान जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब 100% वहां बैटरी होगा, भाई बैटरी से तो हम करंट प्रोवाइड कराएंगे। अब बैटरी में दो टर्मिनल होंगे, प्लस और माइनस, क्या होंगे, प्लस और माइनस। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या, कि जो प्लस होता है ये हमेशा एनोड होता है और जो माइनस होता है ये हमेशा कैथोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अब जरा आप खुद सोच के बताइए कि हमारे पास ये एनोड है और ये Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये प्लस वाला किस पे जाएगा, एनोड पे कि कैथोड पे, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस कैथोड पे। समझ में आया? और ये Cl वाला किस पे आएगा, एनोड पे आएगा। ठीक है, तो ये बस नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट हमारे पास सब जो बच जाता है उसकी बात कर लेते हैं। क्या, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम तीन बताए थे, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या, कि अब यहाँ लाइट का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, ध्यान से देखिए, लाइट का इस्तेमाल करेंगे और ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, व्हाइट है। अब इसको जैसे ही हम लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। अब आप जरा ध्यान से देखिए, सिल्वर का कलर कैसा है, ग्रेनिश व्हाइट है, और वहीं Cl2 कैसा है, येलोविश या ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर ये ग्रेइश व्हाइट और येलोविश ग्रीन में चेंज हो रहा है, तो एक तो कलर चेंज हो रहा है, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम सनलाइट में रखेंगे तुरंत तो सिल्वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है ना, इसको जैसे ही लाइट के संपर्क में लाएंगे, धूप के संपर्क में लाएंगे, ये तुरंत सिल्वर में चेंज हो जाएगा और साथ में ग्रीनिश व्हाइट कलर देगा, और यहाँ से ब्रोमीन गैस निकलता है जो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ कलर चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि कोई एक्स सब्सटेंस है, उसको जैसे ही हम लोग लाइट के या धूप के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये वाई और जेड में टूट जाता है, जिसमें से वाई का कलर जो है ग्रेइश येलो ग्रेइश व्हाइट कलर का है। तो बताइए एक्स क्या है, वाई क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक सिल्वर ब्रोमाइड है और एक क्या है, सिल्वर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ लिए कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ लिए डिकम्पोजिशन, तीसरा हम बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है समझिएगा, ये नॉर्मल सी बात है, आपको ही मालूम है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति है, यदि मान लेते हैं कि बी बहुत ताकतवर है, बी क्या है, ये बहुत ताकतवर है, इसके पास पावर ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता है कि बी वाला ए को यहाँ से हटा देगा, है कि नहीं भाई, बी वाला ए को हटाएगा और बी वाला खुद यहाँ आ जाएगा। यही सेम काम इसमें होता है, क्या, कि यदि दो एलिमेंट ए और बी है,
जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ पे ए हाई रिएक्टिव है, ठीक है, और बी लो रिएक्टिव है, बी क्या है, लो रिएक्टिव है, तो हाई वाला क्या करेगा, बी वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देखिए कि हम आपको जनरल इक्वेशन लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ a प्लस बी सी है, ठीक है, होगा क्या, यदि ए हाई रिएक्टिव है, हम कह रहे हैं कि ए वाला हाई रिएक्टिव है, ठीक है, और बी वाला लेस रिएक्टिव है, बी वाला क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो मालूम है क्या होगा, होगा ये कि ए वाला इसके पास आएगा और इसको कहेगा भागो यहाँ से, और बी वाला बेचारा ऐसे ही कमजोर है, कुछ बोल पाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है भैया हम जा रहे हैं, भाई आप है महाबली आदमी है ना, बाहुबली आदमी, तो यहाँ से बी हट जाएगा और बी यहाँ पे बाहर चला जाएगा और बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नॉर्मल सा एक लाइन ये याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं हमेशा लो वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction, ठीक है। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होते हैं वो हमेशा हाई रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले एलिमेंट हमेशा नीचे वाले को क्या कर देंगे, रिएक्शन से हटा देंगे, ठीक है। लेकिन क्या नीचे वाला कभी ऊपर वाले को हटा पाएगा, ना भाई, कमजोर वाला चाह कर कभी भी ताकतवर आदमी को नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम आपको जरा सा रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जब लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो रिएक्टिविटी होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, उससे थोड़ा कम सोडियम है, उससे थोड़ा कम क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिविटी प्लैटिनम है, Au मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब है, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दें यहीं पे, यहाँ हाइड्रोजन देखिए, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाने का दम रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, हाइड्रोजन को आसानी से हटा देंगे, ठीक है। वहीं जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं, क्या ये नीचे वाले हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, कभी नहीं हटा पाएंगे। एक आपके सामने हम एग्जांपल देके दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन को हमने बेस मान लिया। अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस H2SO4 है, ठीक है। अब जरा आप खुद सोच के बताइए, क्या ये Mg H2 को हटा देगा कि नहीं। तो देखिए Mg यहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, ये आसानी से हाइड्रोजन को हटा देगा और ये क्या बना देगा, MgSO4 बना देगा प्लस H2 बाहर। कोई समस्या? अच्छा, वही यदि एक नीचे का लेते हैं, मान लेते हैं कॉपर हो गया और यहाँ H2SO4 हो गया। अब आप सोच के बताइए, क्या ये कॉपर इस हाइड्रोजन को हटा पाएगा, कभी नहीं हटा पाएगा। तो इसी को बोलते हैं नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर कमजोर था, गया हटाने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बोला अरे मानते हैं कमजोर हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं भाई, तुम्हारे लिए बहुत ताकतवर हैं, है ना, मतलब ऊपर वाले सब हटा दिए, इसका मतलब क्या, तुम ही लाइन में आ गए हमको हटाने के लिए, तुरंत उनको मार के भगा देगा, फिर कॉपर बाबू उनको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ऊपर होगा आसानी से हटाएगा, जो नीचे होगा नहीं हटा पाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और रिएक्शन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये रहा जिंक, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो जरा रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, ध्यान से देखिए। रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक, ये रहा कॉपर, जिंक आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बना देगा ZnSO4 और कॉपर बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से कलर याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट की जो कलर होती है वो कैसी होती है, कॉपर सल्फेट की कलर होती है हमारी ब्लू कलर, ये कैसी कलर होती है, ब्लू। और रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट हो जाता है कलरलेस और जो कॉपर होता हो जाता है रेड ब्राउन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये एक रिएक्शन और, इसको देखिए, यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है कॉपर, चेक करिए क्या मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है क्या,
तो देखिए यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है कॉपर, तो मैग्नीशियम ऊपर है तो आसानी से कॉपर को हटाएगा और मैग्नीशियम इसको हटा देगा आसानी से, तो ये बना देगा MgSO4 और यहाँ कॉपर बाहर चला गया, दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा यहाँ पे बस एक बार एक्सचेंज हो रहा था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये 2 बार एक्सचेंज होते हैं, यही काम 2 बार होता है, या तो इसे याद रखिए, या फिर यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाता है। आयन का एक्सचेंज का मतलब इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका माइनस इसके प्लस के पास। आयन का जब एक्सचेंज होगा प्लस वाले उधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम क्या चलेगा, एक रिएक्शन से समझते हैं। पहले तो ये याद रखिए कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ है BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ये 2 में टूटेगा। किस में टूटेगा, तो Ba2 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, 2 में टूटा। ये है क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में 2 में टूटेगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है, SO4 2 माइनस में टूटा। अब जरा आप सोच के बताइए, यहाँ पर 2 आयन बन गए, यहाँ 2 आयन बन गए, तो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, आपको मालूम है कि प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाता है, तो ये BaSO4 नहीं बना देगा, है कि नहीं। अच्छा, वहीं ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, तो प्लस के पास जाएगा, तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। क्या बना देगा, NaCl। समझ में आया। तो ये होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन, ये इसका प्लस उसके माइनस के पास, इसका माइनस उसके प्लस के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। इसमें भी एक सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात मालूम है क्या, कि whenever the double displacement reaction take place then there one compound is always formed and that is known as precipitate। और precipitate क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो घुले ना वो नीचे जाके बैठ जाए। जैसे आप मिट्टी को पानी में घोलिए तो जो घुलने वाला नहीं होता वो नीचे जाके बैठ जाता है बॉटम पे, तो जो नीचे बॉटम पे बैठा है वही प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसीलिए इसको जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पे एक करके एक ऐसे एरो बना दीजिए, ये साफ साफ बताएगा कि नीचे जाके बैठ गया है। और देखिए यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT लिखा भी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, PPT, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम आपको बात कर लेते हैं कुछ और इसी में रिएक्शन की, तो जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ये NaCl, है ना। यहाँ पर भी कैसे टूटा होगा, तो भाई ये Ag प्लस और ये NO3 माइनस, है ना, और ये Na प्लस और ये Cl माइनस। Ag प्लस किसके पास गया, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, ये बना दिया AgCl, है ना। और ये NO3 माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, ये बना दिया NaNO3। सो समझ में आ रहा है। इस हिसाब से ये पूरे रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली बस आयन एक्सचेंज होता है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको मालूम क्या चलेगा, आपको ये मालूम चलेगा कि हर में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, यहाँ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, और यहाँ ब्लू प्रेसिपिटेट बना है, दिखाई दे रहा है। तो प्रेसिपिटेट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की। हमने अब तक 4 रिएक्शन देख लिया, कौन कौन सा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं रेडॉक्स। याद रखिएगा जो ये रेडॉक्स शब्द है ना, रेडॉक्स, ये जो रेडॉक्स शब्द है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन सा है, तो पहला है रेड और दूसरा है ऑक्स। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। A reaction in which oxidation as well as reduction both take place is called redox reaction। तो हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहले हम इसको इंडिविजुअली समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रेडॉक्स की, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रहा है O से, और O फॉर ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में, अरे ऑक्सीडेशन में
हमेशा ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका ठीक उल्टा रिडक्शन। यदि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ऑक्सीजन यदि जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन निकला तो भी ऑक्सीडेशन, और यदि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल उसको दिखाते हैं। देखिए ये Cu है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, प्लस O2 का ऐड हुआ है। यदि ऑक्सीजन जुड़ा है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? और यहाँ देखिए यही जो CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर में चेंज हो गया, मतलब यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यदि एक पकड़ लीजिए, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा रिडक्शन होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम क्या चलेगा, आपको मालूम ये चलेगा कि हमारे पास जो ये कहाँ गया, रुक जाइए, हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है ये किस में चेंज हुआ है, जिंक में चेंज हुआ है। किस में चेंज हुआ है, जिंक में। इसका मतलब ये चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीजन निकला है मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। समझ में आया? बहुत आसान होता है। अच्छा, वहीं आप यहाँ देखिए, ये कार्बन किस में चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे C चेंज हो गया CO में, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो ये ओवरऑल किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका है, रेडॉक्स का। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज और पूछता है, मालूम है क्या, कि बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो बस एक छोटी सी बात आप ये याद रखिएगा कि जो रिड्यूस होता है, जो रिडक्शन होता है, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, है ना। इस नाम का उल्टा होता है। यहाँ पे रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारा जो जिंक ऑक्साइड है ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि वहीं जो कार्बन है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एक नहीं, कोई भी हमारे पास क्या करता है, वो क्या कर देगा, कोई भी हमारे पास रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तब आसानी से पहचान सकते हैं। पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान लीजिए, फिर जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 में मेनली यही 5 रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये पांचों रिएक्शन हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसिड और बेस है। ठीक है, अभी इसके रिएक्शन के बारे में भी आएंगे। ठीक है, देखिए एसिड की पहचान क्या है कि ये H+ आयन देते हैं, है ना, या फिर H3O+ आयन देते हैं। ठीक है, बेस की पहचान क्या है कि OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन। पहली बात। दूसरी बात क्या, कि जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, है ना, रेड में चेंज कर देते हैं। जबकि वहीं ये रेड को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इसकी जो pH वैल्यू होती है हमेशा 7 से कम होती है। ठीक है,
और बेस की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें आपको मालूम होना भी चाहिए। ठीक, ये नॉर्मल बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेनली ये हमारा लेक्चर किस पे बेस्ड है? रिएक्शन पे। तो भाई आप याद रखिएगा, एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, हमारे पास अब इसमें दो ही प्रॉपर्टी हो सकता है। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, और दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो याद रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। जो भी रिएक्शन होना होता है किसमें होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में होता है ना। तो हम सबसे पहले एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो याद रखिएगा, आपको एक चीज हम बता दें क्या, कि ये बार बार आएगा, मेटल नॉन मेटल में भी आएंगे, कि मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ये हमेशा और हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर मतलब इस ये जो बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, वहीं जो नॉन मेटल होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसके देखिए, ये दो बातें आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा कि एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको और बता दें कि जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिएगा, इन्हीं तीन चीजों पे हमारे पास कम से कम 4-5 रिएक्शन होंगे। तो ये बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए, क्या, कि मेटल है तो बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल है तो एसिड इन नेचर। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर। ठीक, तो अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे मेटल है। क्या है? मेटल। हमको मालूम है कि मेटल कैसे है? बेसिक इन नेचर। मतलब मेटल ये कैसे काम करेगा? ये मेटल काम करेगा बेस की तरह। हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो 100% सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? तो मैग्नीशियम रिएक्शन किया, HCl से बना दिया MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। ऐसे ही जिंक सल्फाइड रिएक्शन किया H2SO4 से तो ZnSO4 और H2 गैस निकाल दिया। आप इसको चाहते तो रिएक्टिविटी सीरीज से भी समझ सकते थे। कैसे? अभी देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, आप सोच के बताइए क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है? तो आता है। तो मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा तो H2 बाहर चला गया और ये MgCl2 बना दिया। ऐसे ही जिंक है, क्या जिंक H2 से ऊपर आता है? हाइड्रोजन से ऊपर आता है? तो आता है। तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ZnSO4 और साथ में H2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो पहला समझ में आया। अब हम बात करते हैं दूसरा, रिएक्शन विथ बेस। ये भी हम आपको समझाएं कि जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये देखिए, एसिड हमारा हो गया HCl, बेस हो गया NaOH, और ये क्या बना दिया? NaCl प्लस H2O। क्या बना दिया? NaCl प्लस H2O। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा हमारे पास क्या है? रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। भाई मेटालिक ऑक्साइड यहाँ क्यों लिखा है? सोच के बताइए। क्योंकि हमको मालूम है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं। अभी यहाँ बताए हैं हम कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेटालिक ऑक्साइड है ये बेस की तरह काम करेगा। यदि ये बेस की तरह काम किया तो ये बेस एसिड से रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बनना तय है। तो देखिए यहाँ क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, ये हो गया CuO कॉपर ऑक्साइड H2SO4, ये रिएक्शन किया तो CuSO4 और पानी बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विथ नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होगा? नाइट्रेट हमने ले लिया, सोडियम नाइट्रेट लिया, ये एसिड H2SO4 से रिएक्शन किया तो यहाँ देखिए सोडियम बाइसल्फेट और HCl बन गया, सॉल्ट और HNO। यहाँ पे HCl नहीं HNO3 बनेगा। क्या बनेगा? HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाता है ये। ठीक है, कोई समस्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज और, क्या,
कि ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा मेटल कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है CO3 है ना, और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है HCO3। ठीक है, तो आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा किस बात का, कि यहाँ CO3 है तो 100% यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, यहाँ भी CO3 है तो यहाँ से भी CO2 बाहर निकलेगा, इसलिए इसके प्रोडक्ट में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलता ही निकलता है। तो जब कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, CO2 और पानी बनता है। देखिए ये रहा हमारे पास एसिड, ठीक, ये रहा हमारे पास कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन किया तो सॉल्ट बन गया NaCl, पानी और CO2। ये कार्बोनेट था, ये देखिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा हमारे पास एसिड, जैसे रिएक्शन किया NaCl, H2O और CO2 बना दिया। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, यहां तक हमारी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की खत्म हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। देखिए पहला क्या है, रिएक्शन विद एसिड। अभी हम आपको बताएं कि एसिड है और जब भी ये बेस से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है कि नहीं, H2O। ठीक, इसी को ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बस इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको भी याद हो गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड प्लस बेस कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्यों लिखवाया गया है, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड इन नेचर होते हैं। तो भाई साहब नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये CO2 रहा, ये हो गया हमारे पास क्या, एसिड, और NaOH हो गया बेस। अब आपको नहीं लगता है कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, तो इसमें क्या अलग है ये बताइए। इसलिए हम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कि ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ट अभी मेटल नॉन मेटल में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। NaOH जिंक से रिएक्शन किया तो ये बनाता है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ऐसे ही ये NaOH जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो उसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, अब अगला बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। जब कभी भी अमोनियम सॉल्ट से बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, H2O और अमोनिया गैस रिलीज करता है। आप एग्जांपल देखिए, अमोनियम क्लोराइड हमारे बेस NaOH से रिएक्शन किया तो हमें यहाँ सॉल्ट मिल गया, यहाँ पानी मिल गया और यहाँ अमोनिया गैस मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम अपना आगे बात कर लेते हैं जो सबसे मोस्ट ये बार बार आ रहा था, क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। यही बात हम आपको समझाए हैं कि व्हेनेवर एसिड react with base then it always form salt and water, it always form salt and water and this reaction is called neutralization reaction। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमको लग रहा है तीन चार पट्टी तो इसी पे थी, है ना, बस आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि मेटल है मतलब बेसिक इन नेचर, है ना, नॉन मेटल है मतलब एसिडिक इन नेचर। तो जब भी नॉन मेटल होगा तो बेस से रिएक्शन करेगा, और जब भी मेटल होगा तो किससे करेगा, आप कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, इतनी बार हम आपको बता दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, तो कास्टिक सोडा। ठीक, याद रखिएगा इसमें तीन चीज पूछता है, पहला जनरल फॉर्मूला, है ना, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल नेम, ठीक है, और तीसरा उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। तो याद रखिए इसका जनरल फॉर्मूला NaOH हो गया, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, और इसका नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को ही क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसका बनाने का तरीका क्या है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड में जब पानी ऐड किया जाएगा, चाहिए सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन होता है, क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड में H2O ऐड करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे कास्टिक सोडा मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इसी को बोलते हैं हम लोग कोर अल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम जरूर याद रखिएगा, कोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, आपको भरोसा नहीं होगा
यदि आप हल्का सा भी, आपके घर में कोई भैया दीदी या जो भी होगा, यदि वो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, तो रेलवे एग्जाम में जो अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक बहुत बार पूछा है कि कोर अल्कली प्रोसेस में क्या बनता है, तो इसमें ऑप्शन NaOH था, है ना। तो आपसे भी पूछ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया कास्टिक सोडा। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब इसके दो नाम हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होगा या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे बनता है तो याद रखिएगा, NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन था उसमें पानी, CO2 और अमोनिया गैस डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही इसमें सारा मिक्स करेंगे तो हमको एक तरफ अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और एक साइड हमको जो वो मिल जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही क्या है, इसके दो नाम है, याद रखिएगा, सोडियम या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। तो दो हो गया, पहला कास्टिक सोडा बना दिए, दूसरा बेकिंग सोडा बना दिए। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, आप कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजन बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में होता है। भाई वॉशिंग मतलब धोना है ना, धोना है तो पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो देखिए वॉशिंग सोडा में 10H2O लगा है, यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला होता है Na2O3 3.10H2O। इसका नाम क्या होता है तो लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 का मतलब डेका और पानी का मतलब हाइड्रेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 स्टेप में बनता है, ठीक है। जो 2 स्टेप है या एक या स्टेप है ये कॉमन है, ये आप ऑलरेडी पीछे पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ दर्शा दिया जाता है कि टोटल 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना बेकिंग सोडा बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यही वाला रिएक्शन है ना, NaCl H2O CO2 अमोनिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना। तो यही इसका स्टेप नंबर 1 होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट। जैसे ही हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, पानी के 10 मॉलिक्यूल को हीट करते हैं या आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट .10H2O बन जाता है, जो हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो दिखाई दिया कितना आसान है। अब हम अपने अगले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बेहद आसान है, जो हमारे पास, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, है ना। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये कैसे बनता है तो याद रखिएगा, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, इसमें Cl2 का रिएक्शन कराया जाता है CaOH के होल ट्वाइस में। जैसे ही Cl2 का रिएक्शन होगा तो हमको यहाँ पे CaOCl2 प्लस H2O मिल जाएगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक है जी। इसको हम लोग स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो जब कभी भी स्लैक्ड लाइम में क्या पास कराया जाता है, Cl2 पास कराया जाता है, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक। अब अपना लास्ट बात कर लेते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका नाम क्या है तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हेमी, हेमी मतलब आधा, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम होता है, ठीक है। तो जब कभी भी इसका नाम पूछा तो आप याद रखिएगा, ठीक। ये बनता कैसा है तो आपको याद रखना है, ये बनता है जिप्सम से, है ना। तो इसको 373 केल्विन पे हीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को सर एग्जाम में पूछ देता है कि किस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। और जिप्सम क्या है, तो यही सेम फॉर्मूला होता है, बस पानी का मॉलिक्यूल 2 हो जाता है। देखिए यहाँ 2H2O है, तो इसको जब 273 पे हीट किया जाएगा
तो इसका 1.5 मॉलिक्यूल पानी निकल जाता है और केवल आधा बच जाता है, तो यही होता है पीओपी। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यदि आप इस टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर दिए, समझ में आ रहा है, तो फिर ये पूरा पानी निकल जाएगा, केवल कैल्शियम सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट। और यदि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हीट किए तो जो आधा पानी यहाँ बच रहा था ना 1/2, वो भी नहीं बचेगा, वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये टेम्परेचर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर कि 373 केल्विन पे ये पूरा काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टोटल 5 कंपाउंड हैं। पांचों कंपाउंड के बारे में आपको बता दिए। कौन कौन से कंपाउंड है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट हमारे पास पीओपी। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट जो है ना, इनके भी पूरे रिएक्शन खत्म हो गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक मेटलर्जी भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, इस चैप्टर की देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज आपको रिकॉल करा दें। क्या? कि अभी बताए हैं कि जो मेटल होते हैं इसका नेचर क्या होता है। तो मेटल हमेशा याद रखिएगा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल हमेशा कैसे होते हैं? एसिड इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी बेस का क्वालिटी होता है सब ये कैरी करेंगे। जैसे बेस क्या करता है, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो वहीं ये भी काम करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, तो ये भी वही काम करेगा, ब्लू को रेड में बदल देगा, है ना। तो ये कुछ जनरल बातें आपको याद होनी चाहिए। बेस का पीएच हमेशा क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, तो इसका भी पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही आएगा, है ना। एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, तो याद रखिएगा नॉन मेटल का भी पीएच हमेशा कैसा होगा, 7 से कम ही होगा। ठीक है, लेस देन 7। समझ में आया? ये कुछ जनरल बातें हैं। ठीक है, अच्छा यही बता दें कि जैसे एसिड बेस सॉल्ट में था, है ना, वैसे ही मेटल और नॉन मेटल में। सबसे पहले मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। किसकी बात करते हैं? मेटल। तो सबसे पहला ही है, ध्यान से देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटालिक ऑक्साइड। और इस मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो बेसिक होगा। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो बेसिक होगा। ठीक है, यही बात आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे से देख लीजिए, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, जो बेसिक इन नेचर है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बेसिक इन नेचर है। ऐसे ही कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, जो बेसिक इन नेचर है ना। और आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना होगा कि सब अपने अलग अलग टेम्परेचर पे ये काम होता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही टेम्परेचर पे पूरा रिएक्शन हो जाएगा, नहीं, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, तो ये हमेशा हमारे पास होते हैं बेसिक इन नेचर, है ना। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो यही लिखा है कि थ्रू मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना। ये अधिकांश बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर देते हैं। कौन सा कैरेक्टर शो कर देते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। तो याद रखिएगा, जनरली जो मेटल होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड की तरह भी काम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेटल, ठीक है, ऐसा मेटल जो एसिड के साथ साथ बेस दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, ऐसे मेटल को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो मेटालिक भी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी रखती है और बेसिक कैरेक्टर भी रखती है। हमको इसमें दो मेटल के बारे में पढ़ना है, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक, अब ये एल्यूमिनियम और जिंक ऐसा मेटल है जो एसिडिक कैरेक्टर भी रख रहे हैं और बेसिक कैरेक्टर भी रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। जरा ध्यान से देखिए, ये रहा एल्यूमिनियम। ठीक, हम इसकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसिडिक। मतलब यहाँ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की तरह काम किया है। यदि ये एसिड की तरह काम किया तो 100% बगल में क्या लेना पड़ेगा, बेस। तो देखिए यहाँ बेस क्या लिया गया है, NaOH। तो ये एसिड बेस से रिएक्शन किया, यहाँ बना दिया क्या, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे देखिए अगला है ये बेसिक की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम किया है बेस की तरह। देखिए वही दोनों सेम चीज है, यहाँ पर भी Al2O3 है, यहाँ पर भी Al2O3 है, यहाँ एसिड की तरह काम किया तो बेस लिया गया। अभी यहाँ बेस की तरह काम कर रहा है तो यहाँ एसिड लेना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, तुमने यहाँ ले लिया एसिड, ये बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में वाटर निकाल दिया। ठीक है भाई, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और पानी तो बनेगा ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे हम बात कर लेते हैं जिंक का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। यदि यहाँ पे एसिड की तरह काम किया है, इसका मतलब बगल में बेस लेना पड़ेगा। देखिए बेस है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन किए, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। देखिए यहाँ सोडियम जिंकेट बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए बेसिक की तरह काम किया है, ये बेसिक है, इसका मतलब इसके बगल में एसिड लेना पड़ेगा, फिर यहाँ सॉल्ट और पानी बन गया। ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ये एल्यूमिनियम जिंक ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी काम किए हैं और बेस की तरह भी काम किए हैं, एसिड की तरह बेस की तरह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आगे अब देख लेते हैं क्या इसी का पानी के साथ रिएक्शन कैसे होगा। तो याद रखिएगा, जो मेटल होते हैं जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि पानी ठंडा है कि बहुत ज्यादा स्टीम है, मतलब लिक्विड फेज में है कि गैस फेज में है। यदि पानी लिक्विड फेज में है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड। और यदि ये गैस फेज में है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, MO। ठीक है, इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, जब पानी हमारे लिक्विड फेज में थी, मतलब ठंडी थी, कोल्ड थी, तब तो देखिए H2O, सोडियम H2O से रिएक्शन किया, देखिए NaOH दिखाई दे रहा है, MOH के फॉर्म में है। यहाँ पर भी देखिए MOH के फॉर्म में, ये मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, सब किस फॉर्म में है? MOH के फॉर्म में। और ये जो पानी है ये लिक्विड फॉर्म में है ना, मतलब ठंडी है। ठीक है, अच्छा ऐसे हम बात कर लेते हैं जब स्टीम होगा, गैस फॉर्म में होगा, तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड MO के फॉर्म में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी MO, ये भी MO के फॉर्म में है ना, ये MO के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर पानी देखिए गैस के फॉर्म में, यहाँ पर भी पानी गैस के फॉर्म में, यहाँ पर भी पानी गैस के फॉर्म में। गैस के फॉर्म मतलब क्या? स्टीम, है ना। तो पानी जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड, और लिक्विड से करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हमारे पास मेटल हो गए, ये सारे के पानी हमारा क्या हो गया? गर्म हो गया, साथ में MO बन गया, बगल में H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, है ना। याद रखिए, जब कभी भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको मालूम है कि भाई मेटल बेसिक ही नेचर है ना, तो फिर से यहाँ बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, है ना, और वहां से H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसका रिएक्शन आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मेटल है, वो मेटल मान लेते हैं मैग्नीशियम Mg, और हमारे पास कोई एसिड मान लेते हैं H2SO4 है। ठीक है, तो होगा क्या कि Mg इसको यहाँ से डिस्प्लेस करा देगा। आप रिएक्टिविटी सीरीज से भी समझ लीजिए कि Mg H2 से ऊपर होता है, इसको डिस्प्लेस कराएगा तो ये बना देगा MgSO4 प्लस यहाँ से H2 गैस बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये आसान है, इसमें उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत जगह नो रिएक्शन हो जाते हैं। तो खैर सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक, यदि आगे हम आपसे ये पूछते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका नेचर कैसा है ना। हमको लग रहा है बहुत बार आप समझ लिए हैं, तो आप जरूर बता देंगे। ठीक, बाकी देखिए कार्बन O2 से रिएक्शन करके CO2 और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर SO2 बना दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। देखिए जब मेटल पानी से रिएक्शन किया तो पहले पूछा कि आप ठंडे हैं कि गर्म। नॉन मेटल पूछता ही नहीं, कहते हटो यहाँ से, हम रिएक्शन नहीं करेंगे तुमसे, तो यहाँ नो रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही डाइल्यूट एसिड, मेटल एसिड से रिएक्शन किया तो H2 निकाला, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नो रिएक्शन होता है। तो जनरली ये नो रिएक्शन करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। और याद रखिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है हैबर्स प्रोसेस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बना देता है अमोनिया। तो पूछता है कि अमोनिया के फॉर्मेशन में किस प्रोसेस का, मतलब अमोनिया जो फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और उस कैटलिस्ट को बोलते हैं आयरन, Fe। ठीक है,
तो कैटलिस्ट आयरन के प्रेजेंस में व्हेनेवर नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट विल फॉर्म अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए क्या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल हो गया। अब इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो होता है एक्वा रिजिया। ये देखिए एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है ना जो किसी भी मेटल को या किसी भी चीज को आसानी से उसमें क्या करता है, डिसॉल्व करा देता है। ये बनता कैसे है तो याद रखिएगा, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका 1 रेशियो लिया जाता है। ठीक है, HCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका 3 रेशियो लिया जाता है और ये 1:3 रेशियो में जब मिलाया जाता है ना तो इतना जबरदस्त हमारे पास सोल्यूशन मिलकर तैयार होता है कि किसी को भी अपने अंदर घुला देता है। ठीक है, तो HNO3 और HCl का जो 1:3 का कंपोजिशन, इसी को एक्वा रिजिया बोला जाता है। ये रेशियो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मेटल नॉन मेटल हुआ और हमको बताया था कि इसी में हमको मेटलर्जी भी जानना है। क्या जानना है? मेटलर्जी। तो हम आपको मेटलर्जी बता देते हैं। ठीक है, मेटलर्जी जानने से पहले आपको छोटा सा हम आपको चार्ट समझा रहे हैं, इस चार्ट को समझिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे ना, उसमें 3 टाइप के एलिमेंट हैं। भाई किसी भी क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बहुत तेज, ठीक है, एक एकदम गुण गोबर, कुछ नहीं उनको आता है, ठीक है, केवल स्कूल में बात करने और अपना टिफिन खाने आते हैं। ठीक है, और एक जो मॉडरेट होते हैं, बीच वाले होते हैं, है ना। ऐसे रिएक्टिविटी जो सीरीज थी उसमें भी 3 टाइप के एलिमेंट, एक हाईली रिएक्टिव, है ना, जो तुमको खुला छोड़ तो खट से रिएक्शन कर दें, ठीक, दूसरा मॉडरेट बीच वाले मीडियम रिएक्टिविटी, और तीसरा लेस रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें इसमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई रिएक्टिविटी की। ठीक है, फिर बात करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी की, फिर बात करेंगे लो रिएक्टिविटी की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई रिएक्टिविटी। तो याद रखिए हमको इसमें किस एलिमेंट के बारे में जानना है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जो भी 1-2 होंगे। ठीक, ये सारे के सारे हाई रिएक्टिव हैं। और आपको याद रखने वाली बात ये है कि हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। दिखाई दिया? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब फिर से बैटरी लगाएंगे, एनोड आएगा, कैथोड आएगा, एनोड को प्लस से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को माइनस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट ये मीडियम वाला, यहीं से सवाल ज्यादा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम वाले में हमारे पास ये जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन, ये सब एलिमेंट आते हैं। लेकिन इसमें देखिए ओर के हिसाब से होता है कि ओर कौन सा है, कार्बोनेट ओर है कि सल्फाइड ओर है ना, कार्बोनेट ओर है कि सल्फाइड ओर है। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। यदि कार्बोनेट ओर हुआ तो हमको कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा, और यदि सल्फाइड ओर हुआ तो हमको रोस्टिंग कराना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। C फॉर कैल्सिनेशन और यहाँ सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है तो हम आपको बता दें कि कैल्सिनेशन में देखिए इसमें भी हीट किया जाता है, इसमें भी हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में भी हीटिंग है, रोस्टिंग में भी हीटिंग है, लेकिन ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट होता है और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट होता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी हम इन दोनों रिएक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक, अब अगला है लेस रिएक्टिविटी। लेस मतलब बहुत कम रिएक्टिव है। इसमें मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है। इसमें हमको ये 2 चीज का मिनिमम देखना है, मरकरी और सिल्वर का, मरकरी और कॉपर का। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या किया जाता है तो इसमें देखिए यहाँ सल्फाइड ओर है। ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड ओर में। और अभी हम आपको बताएं कि सल्फाइड ओर है तो क्या कराएंगे? रोस्टिंग। तो देखिए सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आपको हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बता देते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्सिनेशन और ये रोस्टिंग। देखिए यहाँ पे ये है रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जिंक किस फॉर्म में है तो सल्फाइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सल्फाइड। यदि ये सल्फाइड फॉर्म में तो देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया है तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बन गया। समझ में आया? तो हम कैसे बोलेंगे कि व्हेनेवर सल्फाइड ओर इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड क्या? रोस्टिंग। वहीं यहाँ देखिए कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट है, C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। तो जब यदि कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे, भाई इसको भी हीट ही किया जा रहा है, कहीं भी ऑक्सीजन है नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बनता है। तो जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो रोस्टिंग।
ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं जो हाई रिएक्टिव है उसको कैसे किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे आसान हाई रिएक्टिव वाला है। क्यों? क्योंकि सब में इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, यदि हमको सोडियम चाहिए तो NaCl लीजिए, कैल्शियम चाहिए तो CaCl2, पोटेशियम चाहिए तो KCl, एल्यूमिनियम चाहिए तो Al2O3। ठीक है, अब यदि ये बैटरी है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, बैटरी लगाना है, एनोड और कैथोड होगा। एनोड किससे कनेक्ट होगा? प्लस से। तो याद रखिए, यदि एनोड प्लस से कनेक्ट हुआ है, एनोड कनेक्ट हुआ है प्लस से और कैथोड कनेक्ट हुआ है माइनस से, है ना। तो आप सोच के बताइए, NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये प्लस वाला कैथोड के पास ही तो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस के पास। तो Cl आ गया एनोड पे, देखिए Cl आ गया एनोड पे, Na आ गया कैथोड पे। ऐसे ही जितने भी प्लस वाले हैं, ये जितने भी प्लस वाले हैं, ये सारे किस पे जाएंगे? ये सारे के सारे जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि प्लस वाले माइनस के साइड जाएंगे और ये जितने माइनस वाले हैं सब एनोड पे आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, हाई रिएक्टिव वाला था। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम रिएक्टिव। अब जरा ध्यान से देखिए, मीडियम रिएक्टिव में यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, है ना। हमको जिंक के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो जरा ध्यान से देखिए। अब जिंक के पास कार्बोनेट और भी है, सल्फाइड और भी है। ठीक है, C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन, समझ में आया? अभी हम आपको बताए हैं। तो इसका कैल्सिनेशन करेंगे मतलब जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, कब? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो देखिए क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2। ठीक है, यदि ये सल्फाइड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? सल्फाइड के फॉर्म में है, तो रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग कराएंगे मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रहा हो? साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास? तो साथ में बन जाएगा SO2। तो आप जरा देखिए, आपको एक चीज कॉमन क्या आएगा कि कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, जिंक कार्बोनेट हो या जिंक सल्फाइड हो, दोनों में जो कॉमन बन रहा है वो बन रहा है जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी। तो आप यहाँ से जिंक ऑक्साइड उठाइए, चाहे यहाँ से जिंक ऑक्साइड उठाइए, जहां से मन करे वहां से उठाइए, वहां पे कार्बन से रिएक्शन कराइए, तो जो जिंक ऑक्साइड है खट से जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से हमको जिंक मेटल मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, कैसे जिंक का एक्सट्रैक्शन किया गया। ठीक है, अब ऐसे हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। यदि हमको आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, तो देखिए जो Fe2O3 है, एल्यूमिनियम के साथ इसका क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। जैसे इसको एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये Al2O3 और साथ हमको यहाँ पे आयरन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आयरन। और याद रखिएगा, इसको थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलता है? थर्माइट रिएक्शन। ठीक, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है। तो हमने किसका देख लिया? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे देख लिया सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सबका एक्सट्रैक्शन हो गया, हाई रिएक्टिव थे। और मीडियम में हमने दो का देख लिया, किसका? पहला तो ये जिंक का देख लिया और दूसरा हमने आयरन का देख लिया। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब लो रिएक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन करना, तो चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहला है क्या? मरकरी, HGS। तो याद रखिएगा, मरकरी को एक्सट्रैक्शन करने के लिए जिस ओर का इस्तेमाल किया जाता है उस ओर को बोलते हैं HGS। क्या बोलते हैं? HGS। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिनेबर, है ना। इसका नाम याद रखिएगा, सिनेबर। सिनेबर से मरकरी मिलता है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि ये सल्फाइड के फॉर्म में है, तो पक्का क्या होगा? रोस्टिंग होगा। तो देखिए इसका रोस्टिंग कराया गया, यहाँ पे क्या कराया गया? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो देखिए मरकरी ऑक्साइड और साथ में SO2। अब ये जो मरकरी ऑक्साइड है इसको वापस से हीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आसानी से मरकरी मिल जाएगा, Hg। ठीक है, तो दिखाई दिया कितना आसान है। ये हो गया किसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। ऐसे हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो याद रखिए, कॉपर जिस ओर से होता है उस ओर का नाम है कॉपर पाइराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये सल्फाइड है। भाई सल्फाइड है तो रोस्टिंग ही ना होगा। यदि कार्बोनेट होता तब में कैल्सिनेशन होता। तो इसका रोस्टिंग कराएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर पाइराइट को हीट करेंगे तो Cu2S, FeS और SO2। अब यहाँ जो Cu2S बना है ये फिर से सल्फाइड है, तो फिर से इसका रोस्टिंग होगा। ठीक है, इसको रोस्टिंग कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड और SO2 बन गया। अब देखिए इन दोनों का जब रिएक्शन साथ में कराया जाता है, Cu2S और Cu2O का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ कॉपर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कॉपर। तो समझ में आया ये कितना आसान है। तो हमने क्या क्या देख लीजिए, जरा आप ध्यान से देखिए। हमने क्या क्या देखा?
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हाई रिएक्टिव का देख लिया, 4 एलिमेंट थे, ठीक है। इसके बाद हमने मीडियम में किसका देखा, तो जिंक का देख लिया और ये अपना आयरन का देख लिया। इसके बाद हम जो लो रिएक्टिव है उसमें हमने मरकरी का देख लिया और कॉपर का देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल जो है ना, जो चैप्टर है इसमें हमने मेटलर्जी भी आपको बता दिया। और विश्वास मानिए यदि ये आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे, नोट कर लेंगे ना, तो फिर आपका रिएक्शन कहीं से छूटेगा नहीं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा लास्ट चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मेन रिएक्शन है, ठीक। रिएक्शन देखने से पहले इसके बारे में कुछ जनरली बातें आपको मालूम ही होगा कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैटनेशन पावर है, ठीक है। इसके बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिनिस्टर हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि इसकी कैटनेशन पावर कितनी जबरदस्त है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल डबल ट्रिपल सब बनाता है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको आईयूपीएसी नाम लिखना आता होगा, आप होमोलॉगस सीरीज के बारे में जानते होंगे, सारी बातें आप जानते होंगे, ठीक। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके रिएक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन रिएक्शन। तो याद रखो भाई, कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 H2O हीट और लाइट मिलता है। क्या मिलता है? हीट और लाइट। इसी को बोलते हैं कंबशन। आप किसी भी चीज को जलाइए, अभी ठंडी का दिन चल रहा है ना, अभी खैर धूप हो रहे अच्छे खासे, लेकिन आज से 10 दिन पहले जब ठंडी था तो जब आग जलाया जाता था, लकड़ी किस लिए जलाया जाता था? जब भी लकड़ी जलाएंगे तो वहां से धुआं होगा ही होगा, है ना। वहां से पानी का ड्रॉपलेट भी आपको दिखेंगे और हीट और लाइट ये भी दिखेगा ही दिखेगा। सबसे ज्यादा हम लोग किस लिए जलाते हैं? तो मेनली हमारा मेन पर्पज हीट होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है कि व्हेनेवर ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट हीटेड या फिर व्हेनेवर ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट कंबशन, देन वी विल ऑलवेज गेट CO2 H2O हीट एंड लाइट, ठीक है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं या जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये क्या करते हैं? सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके चेंज हो जाते हैं सैचुरेटेड में। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या? ये हुआ कि जो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, है ना, और बदल जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। आपको एक चीज एकदम याद रखना है, ये कैटलिस्ट, ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और टेम्परेचर 573, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यही लिखा है कि इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल सच एज H2Cl2 Br2 टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पूछाता भी है, क्या पूछता है कि ये बताइए वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में चेंज होते हैं, तो उस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमेशा निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हुआ एडिशन। अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या पूछता है कि ये बताइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करते हैं, सैचुरेटेड करते हैं कि अनसैचुरेटेड करते हैं? सैचुरेटेड करते हैं कि अनसैचुरेटेड करते हैं? और ये सवाल ऐसा है कि यदि आप ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि आप अपना ध्यान ही नहीं दिए होंगे। अभी आप ध्यान दे रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, आपको अभी मालूम चल, देखिए अनसैचुरेटेड जो होते हैं अभी बताए हैं कि अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ना अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये तो भाई हमारे पास एडिशन रिएक्शन कर दिए हैं, एडिशन रिएक्शन किए हैं तभी तो ये हमारे पास सैचुरेटेड में चेंज हुए हैं। अब आप ये सोच के बताइए CH4 कैसा है, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। अब देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड से क्लोरीन रिएक्शन किया और यहाँ क्या बना दिया, CH3Cl। ये एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए CH4 रिएक्शन किया क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बना दिया क्या, क्लोरोमीथेन। क्या बना दिया? क्लोरोमीथेन। और साथ में यहाँ से HCl गैस बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा और हमेशा किसके साथ होता है? वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होता है।
ये सब सिंगल बॉन्ड थे, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है सिंगल बॉन्ड से हमारे पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये क्या बना दिया, क्लोरोमीथेन। और ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा ध्यान से देखिए, CH4 Cl2 से रिएक्शन किया, सनलाइट, ठीक है। अब यहां से एक Cl बना तो बन गया CH3Cl और साथ में HCl, ठीक है। अब ये जो CH3Cl है, CH3Cl, इसको Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर से यही सनलाइट आएगा, तो अब देखिए ये Cl यहाँ पे आएगा और एक Cl बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 Cl2 प्लस HCl, ठीक है। और ये जो सनलाइट है अभी यहाँ पे है, ये सनलाइट यहाँ पर भी है, ध्यान से देखें, यहाँ लिख ही दे रहे हैं सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ जो CH2Cl बना है, तो देखिए यहां से एक H और एक Cl बाहर निकलेगा, तो HCl तो बाहर निकल गया, ठीक है। HCl बाहर निकला, अब ये Cl यहां आएगा तो ये हो जाएगा CHCl3, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो याद रखिए, पूछता है कि क्लोरोफॉर्म बनाइए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ठीक है। इसको आप एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, जो CHCl3 है, यदि इसका रिएक्शन Cl2 से कराएंगे, तो अब इस बार क्या होगा कि ये H जो है Cl से रिएक्शन करके HCl बाहर हो जाएगा, और ये Cl2 यहाँ पे एक Cl बचा, एक Cl आएगा, 3 पहले से था, तो ये CCl4 बना देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म किससे होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही होता है क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मेशन, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सनलाइट यहाँ पर भी है, सनलाइट यहाँ पर भी है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो के लिए पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैपेंस ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एंड द सेकंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी कैन फॉर्म क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है ना कि इसी चैप्टर में हमारे पास 2 कंपाउंड है, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है। एक है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में कुछ बातें बता दें। देखिए एथेनॉल है ना भाई, एथेनॉल का मतलब क्या, यहाँ ओवेल लगा है, मतलब ये अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। और एथेनॉल मेथ 2 कार्बन, तो ये C2H5OH के बारे में हमको जानना है, तो ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। और दूसरा एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है भाई। एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COH, यही ना। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, है ना। इसी को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। तो हमको इसके और इसके बारे में जानना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, क्या हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला भी हमको बता दिए, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक। इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, किसका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल होता है, ये ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। इसीलिए इट डज नॉट इफेक्ट लिटमस पेपर, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। हमें क्या लगता है कि C2H5OH है, लास्ट में OH है, तो बेस होगा, और बेस होगा तो ये क्या करेगा, तो ये भाई ये रेड को ब्लू में चेंज करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिक पहला पॉइंट हम लिखवाए हैं, ठीक। दूसरा कंबशन रिएक्शन, भाई कंबशन रिएक्शन अभी बताए हैं। एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, तो CO2 H2O, हीट, और साथ में लाइट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन हो गई। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं, तीसरी, रिएक्शन विथ सोडियम। तो याद रखिए, ये जब कभी भी सोडियम से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। कैसे बनाता है, तो यहाँ जो H है, ये H निकल जाता है, और ये सोडियम आके यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, और H निकल के यहाँ पे H2 बाहर, ये बना दिया क्या, CH3CH2ONA प्लस O2, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे मिलेगा।
अनसैचुरेटेड का मतलब कि सैचुरेटेड को है ना हम कैसे, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम कैसे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन जहां भी शब्द आए इसका मतलब यहाँ से पक्का H2O बाहर निकल रहा होगा, पानी रिमूव हो रहा होगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका ये वाला हिस्सा, क्या, ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है और हॉट भी होता है। ठीक है, होता क्या है, देखिए ये हो गया हमारे पास एथिल अल्कोहल है ना, CH3CH2OH, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5OH, C2H5OH है ना। ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में रिएक्शन किया तो ये क्या बना दिया, देखिए ये बना दिया CH2CH2 डबल बॉन्ड, और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, साथ में पानी। ठीक, तो इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी याद रखिएगा, लिखा है कि हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव इथीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम इथीन है, डबल बॉन्ड है ना भाई, आईपीएससी नेम लिखना तो आप जानते ही होंगे, मेथ एथ डबल बॉन्ड है तो ई, तो इथीन इसका नाम है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना चाहिए, 443 केल्विन। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा, ये रहा अल्कोहल है ना, C2H5OH, इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, अब कहाँ गया, यही हमारा हो गया एथेनोइक एसिड है ना, ये हो गया एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, ऐसी को एसिटिक एसिड बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट, याद रखना कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हो गए अल्कोहल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्या है अब, एथेनोइक एसिड। भाई एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो CH3COOH, ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली बात कि इसका करेक्टर कौन सा है, तो इसका भाई याद रखिएगा, ये एसिडिक करेक्टर होता है ना। जो अल्कोहल था वो कैसा था, न्यूट्रल था, ये एसिडिक है। यदि ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को किसमें बदल देगा, रेड लिटमस में बदल देगा। किसमें बदल देगा, रेड लिटमस में बदल देगा। ठीक है, यही यहाँ लिखा है कि एसिडिक इन नेचर इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। पहला समझ में आया। हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, रिएक्शन विथ बेस। जरा आप खुद सोच के बताइए, ये है एसिडिक इन नेचर, ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, ये आ गया बेस, तो आपको नहीं लगता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस क्या बना देगा, ये हो गया सॉल्ट, और साथ में क्या मिल गया, पानी, है कि नहीं। तो बहुत आसान है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि CH3COOH लिखा है। ठीक है, अभी जो NaOH लिखा है हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, OHNA। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तब होगा क्या, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो यहाँ का H और यहाँ का OH ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, तो H2 है तो H2O बाहर, यहाँ से H2O बाहर हो गया, H2O बाहर, तो यहाँ से क्या बच गया, CH3COONA। ठीक है, कोई डाउट, चलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोएट। ठीक, अब बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। इसका अगली प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम चाहते तो अल्कोहल में भी बता सकते थे। इसमें होता क्या है कि अल्कोहल, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, मतलब ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है और साथ में पानी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अल्कोहल ये रिएक्शन किया एथेनोइक एसिड से, और जब रिएक्शन किया तो यहाँ बन गया एस्टर, इसको एस्टर बोलते हैं, और साथ में पानी रिलीज हो गया। ठीक है, इसको इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। देखिए एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जो कैटलिस्ट है एसिड हो सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन कैसे हुआ आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, CH3COOH है ना, इसको हम पलट के लिख देते हैं। पलट के मतलब
OH, फिर यहाँ पे हम C2H5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या समझिएगा, हुआ ये कि यहाँ का H और यहाँ का OH चला गया, ठीक है। जब चला गया तो बचा क्या, CH3 COO, इतनी चीजें बची। ये H2O यहाँ बाहर कर देते हैं, H2O बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बच गया, C2H5, क्या बच गया, C2H5। और आप ध्यान से देखेंगे यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जो ये चीज है ना उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझने में शायद ज्यादा आसान लगे, यहाँ से कैसे पानी को निकाला गया है, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी के पास। हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आसान है, ध्यान से देख लीजिए क्या, कि जब कभी भी एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करे, या फिर ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जब कभी भी रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ही देगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, पानी देगा और एक सॉल्ट देगा। देखिए यही चीज यहाँ लिखा है कि इट गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो रिएक्ट किया कार्बोनेट से, तो ये हुआ सॉल्ट, ये हुआ पानी, ये हुआ CO2, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट किया किससे, एथेनोइक एसिड से, सॉल्ट, पानी, CO2, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद एक रिएक्शन और बच जाता है, उसको बोलते हैं सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। और आपको मालूम होगा कि ये जो सैफोनिफिकेशन रिएक्शन है, इसका मेन इस्तेमाल कहाँ होता है, तो साबुन बनाने में, है ना। हमको सोप एंड डिटर्जेंट भी पढ़ना है, तो साबुन कैसे बनता है, वो सैफोनिफिकेशन रिएक्शन से बनता है। और सैफोनिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। आपको याद हो तो यहाँ हमने एस्टरिफिकेशन में क्या किया था, एस्टर बनाया था, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसी एस्टर में, जो यहाँ एस्टर बना हुआ है, इस एस्टर में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालते हैं ना, तो ये दो चीज में टूट जाता है। देखिए कौन कौन सा, हम आपको समझा दें, हम आपको यही बता दें कि जब कभी भी इस एस्टर में, है ना, हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो ये दो चीज में टूटता है। एक तो टूट जाता है अल्कोहल में, एक टूट जाता है अल्कोहल में, और दूसरा ये टूट जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि एस्टर ऑन ट्रीटिंग विथ NaOH, एस्टर NaOH के साथ रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, अल्कोहल मिल गया और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। इसी रिएक्शन को सैफोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसी का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। देखिए ये रहा एस्टर, ये क्या रहा एस्टर, ये रहा NaOH, दोनों साथ में रिएक्ट किया तो ये बन गया अल्कोहल, ये क्या बन गया, अल्कोहल। और ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH, तो यहाँ H ना होके N में है, इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोला गया है, ठीक है। तो हमारे पास अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कर देते हैं साबुन बनाने में, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री चैप्टर का जितने भी रिएक्शन था हमने सब कुछ कवर अप कर दिया है। ये तो वीडियो थोड़ा लंबा है मानते हैं, लेकिन हाँ यदि आप एक बार इसको बढ़िया से देख लिए होंगे ना, तो पक्का आपका न्यूमेरिकल कहीं भी नहीं छूटेगा, न्यूमेरिकल कह रहे हैं, आपका रिएक्शन कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, उसका प्रॉपर एक नोट्स जरूर बनाइएगा। यदि नोट्स नहीं बनाए ना तो सब पढ़ना बेकार हो जाएगा, है ना। जो भी रिएक्शन इसमें चैप्टर्स में हम बताए हैं, इस पूरे केमिस्ट्री वाले लेक्चर में बताए हैं, आप इसको प्रॉपर एक पेज पर लिख के अपने स्टडी टेबल पर जरूर चिपकाइएगा। जैसे आपने फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल था फिजिक्स का या फॉर्मूला था उसको चिपकाया सेम वैसे ही, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।